आजकल दुनिया भर के देश अपने नागरिकों का जीवन बेहतर बनाने के लिए बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में करोड़ों अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए, उनमें से कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिन्हें प्लानिंग के दौरान ही डस्टबिन में फेंक दिया जाना चाहिए था। तो अपनी इंजीनियर हैट और जैकेट पहन लीजिए, क्योंकि आज हम चलने वाले हैं कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट की सैर करने जिनमें पानी की तरह पैसा लगाया गया, फिर भी वो किसी काम के ना साबित हुए। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये यात्रा। कहीं न जाने वाली सड़क। हवाई एक बहुत ही सुंदर जगह, जहां शानदार बीचेस, घास के बने स्कर्ट और कोकोनट की बिकनी समेत खूबसूरत नज़ारों पर किसी महंगे बदनुमा दाग की तरह H3 इंटरस्टेट नाम की ये सड़क भी दिखाई देती है। अब आप सोच रहे होंगे, इंटरस्टेट हाईवे, वो भी हवाई जैसे टापू पर? घबराइए नहीं, क्योंकि ये सड़क किसी दूसरे राज्य तक नहीं जाती, बल्कि इसे इंटरस्टेट हाईवे सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे संघ सरकार ने बनवाया था। यानी कि ये सड़क 2500 मील दूर स्थित अमेरिका के सबसे नजदीकी राज्य कैलिफोर्निया तक नहीं, बल्कि होनोलुलु के उत्तर पश्चिमी हिस्से और मरीन बेस के बीच उसकी महज 15 मील की दूरी तय करती है। फिर भी इसे बनाने में कुल 130 करोड़ डॉलर का खर्चा आया, जो कि 8 करोड़ डॉलर प्रति मील के बराबर है। 1960 के दशक में जब इस रोड प्रोजेक्ट को पूरी तरह से मंजूरी मिली, तो स्थानीय लोग इससे काफी नाराज थे, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के चलते न सिर्फ ढेर सारे पेड़ काटे जाने थे, बल्कि सड़क के रास्ते में आने वाले कई मंदिर और कब्रिस्तान भी नष्ट होने वाले थे, जो स्थानीय लोगों की आस्था के लिए बड़े महत्वपूर्ण थे। लोगों ने इस प्रोजेक्ट को जबरदस्त विरोध किया। फिर भी साल 1989 में ठेकेदारों को सारे कानूनी परमिट मिल गए और उन्होंने सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया। काम पूरा होते होते 7 ठेकेदार बदल चुके थे और सड़क का उद्घाटन पूरे 8 सालों बाद 1997 में जाकर हो पाया। तो क्या बेहिसाब पैसा और 37 साल की लागत से बनकर तैयार होने वाली इस सड़क से हवाई के स्थानीय लोग अब खुश नहीं है? जरा भी नहीं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट ने घाटी भर में फैले स्थानीय लोगों के बीच में पवित्र स्थलों को भंग कर दिया था। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग इस सड़क का इस्तेमाल नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें डर है कि सड़क के नीचे मौजूद कब्रिस्तानों में दफन मुर्दे उनसे नाराज ना हो जाएं। यानी अगर कभी आपकी अपनी कार में बैठकर हवाई की सुनसान यात्रा पर सैर करने का आपका मन करे ना, तो बीच में पलट कर जरूर देखेगा। ठीक है, ये तो कहीं ना जाने वाली सड़क नहीं, बल्कि सीधे नरक ले जाने वाली सड़क है मेरे भाई। 5 दिन में फटा डैम। इतना ज्यादा बोलने की वजह से मुझे बहुत प्यास लगती है भाई। काश कि एक बड़ा सा रिजर्वायर होता जिससे मैं अपनी सारी की सारी प्यास बुझा सकता। वैसे लॉस एंजलिस शहर को भी 1900 के दशक की शुरुआत में कुछ ऐसी समस्या झेलनी पड़ रही थी। इसलिए नहीं कि वहाँ के लोग कुछ ज्यादा बोलते हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें शहर की लगातार बढ़ती आबादी के लिए पानी की जरूरतें पूरा करने के लिए एक डैम की जरूरत थी। सो खुद से इंजीनियरिंग सीखने वाले विलियम मेलहोलन को दुनिया का सबसे बड़ा आर्क डैम डिजाइन करने और बनाने का काम दिया गया। डैम का काम सन 1924 में शुरू हुआ और संदिग्ध रूप से महज 2 सालों के बाद 1926 में पूरा हो गया। सैन फ्रांसिस्को कैनियन में लॉस एंजलिस शहर से करीब 40 मील दूरी स्थित ये सैन फ्रांसिस डैम तैयार होने पर करीब 700 फुट लंबा और 185 फुट से ज्यादा ऊंचा था। डैम का रिजर्वायर इतना बड़ा था कि इसमें 1200 करोड़ गैलन पानी आराम से स्टोर किया जा सके, जो कि करीब 18,000 ओलंपिक स्विमिंग पूल्स के बराबर है। जबकि डैम में पानी भरना शुरू किया गया, तो साबित हुआ कि विलियम कोई काबिल इंजीनियर नहीं थे। डैम में कई जगह से लगातार पानी रिस रहा था, लेकिन विलियम के मुताबिक ये पूरी तरह से नॉर्मल था। जबकि हकीकत ये थी कि इस डैम की बुनियाद इतने ढेर सारे पानी का बोझ उठाने लायक बिल्कुल भी नहीं थी। 12 मार्च 1928 वाले दिन डैम का रिजर्वायर पूरी तरह से भरने के महज 5 दिनों के बाद ही कंक्रीट की बड़ी सी दीवार पूरी तरह से ढह गई, जिससे 1200 करोड़ गैलन पानी धड़धड़ाते हुए पैसिफिक महासागर की तरफ भागने लगा। सिर्फ 5 मिनट में ही 120 फीट ऊंची लहरों ने डैम से 1.5 मील तक की दूरी में आने वाली लगभग हर चीज को तबाह कर दिया। यह अमेरिकी इतिहास में इंजीनियरिंग से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी आपदा मानी जाती है, जिसमें 1000 से ज्यादा घर तबाह हुए और 431 लोग मारे गए। हालांकि विलियम पर किसी तरह का मुकदमा तो नहीं चलाया गया, लेकिन उनके ऊपर जिंदगी भर दोबारा कभी सिविल इंजीनियरिंग का काम न करने की पाबंदी लगा दी गई। सुनसान शहर। कल रात में ठीक से नहीं सो पाया, क्योंकि मेरा पड़ोसी ऊपर स्थित अपने कमरे में रात भर उधम मचा रहा था। काश कि मैं किसी जगह पर होता जहां एकदम शांति होती और मेरे सिवा कोई ना होता। शायद मैं ऐसी एक जगह जानता हूँ, शियांग यून इंटरनेशनल प्रोजेक्ट चाइना के शिजियाजुआंग में स्थित 1800 एकड़ में फैली एक टाउनशिप है, जो कि पूरी तरह से खाली पड़ी हुई है। सालों तक चले इस प्रोजेक्ट में ऊंची ऊंची आलीशान रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाने के लिए बिल्डर्स ने यहाँ करीब 300 करोड़ डॉलर लगा दिए। लेकिन जब 2014 में कंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ को सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, तो कंपनी संकट में आ गई और सैकड़ों करोड़ डॉलर के कर्जे में डूब गई। कंपनी को दिवालिया घोषित करना पड़ा और प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ले लिया, जिसके चलते वहां ऑलरेडी प्रॉपर्टी खरीद चुके हजारों लोगों का अच्छा खासा नुकसान हो गया। आज ये बड़ा सा शहर पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है, मानो कोई घोस्ट टाउन हो। सड़कों के इर्द गिर्द बसी यूरोपीय शैली की इमारतें और मूर्तियां देखने में बड़ी ही सुंदर लगती हैं, लेकिन शहर की हकीकत अंदर से कुछ और है। उदाहरण के लिए जरा इस मॉल पर एक नजर डालिए। एक दूसरी कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को टेक ओवर करने में दिलचस्पी दिखाई, लेकिन इस जगह को डूबने से बचाने में बहुत भारी भरकम खर्चा आएगा। कितनी अफसोस की बात है। अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता तो ये जगह रहने के लिए वाकई बड़ी शानदार साबित होगी भाई। लेकिन मैं इससे भी एक बेहतर जगह को जानता हूँ, और वो है हमारा ही यूट्यूब चैनल। इंतजार किस बात का कर रहे हैं? नीचे नजर आ रहे लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबा दें जल्दी से, जिससे हमारा कोई भी मजेदार वीडियो आपसे ना छूट जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये पुल यूज करने की मनाही है। मुझे ट्रैफिक में फंसना जरा भी पसंद नहीं है। किसी को जल्दी कोई ऐसी तकनीक बनानी पड़ेगी जिससे मैं जब जहाँ चाहूँ वहाँ पहुँच जाऊँ। खैर ये तो हो ना हो पता नहीं, पर शायद इसके बाद का बेस्ट ऑप्शन चाइना के पास मौजूद है। HZMB ब्रिज सिस्टम ने दुनिया के सबसे 3 ज्यादा आबादी वाले शहर हांगकांग, जुहाई और मकाऊ के बीच की दूरी को 4 घंटे से घटाकर महज 30 मिनट कर दिया। 34 मील से ज्यादा लंबाई के साथ ये समुद्र पर बनाया गया दुनिया का सबसे लंबा पुल है। ये पुल इतना लंबा है कि लॉस एंजलिस शहर की पूरी लंबाई तय कर ले और उसके बाद भी पुल का अच्छा खासा हिस्सा बचा रहेगा। तो फिर दिक्कत क्या है? इस पुल को बनाने में खर्च होने वाले 188 करोड़ डॉलर की लागत के बारे में सुनकर आपको लग रहा होगा कि पुल का खूब जमकर यूज किया जाता होगा, पर हकीकत में बहुत ही कम लोग इसे पार करते हैं। इस पुल को पार करने के लिए एक खास परमिट की जरूरत पड़ती है, जो कि बड़ी मुश्किल से मिलता है। सिर्फ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, प्रोफेसर, नेता और एक्टर्स वगैरह को ही ये परमिट मिलता है, वो भी तब जब उनकी गाड़ी तीनों शहरों में रजिस्टर्ड हो। इन सारी शर्तों के बाद दिन भर में केवल 400 परमिट दिए जा सकते हैं, जो आबादी के हिसाब से बहुत ही कम है। सुनकर लग रहा है मानो सरकार खुद चाहती हो कि लोग इस पुल का इस्तेमाल ना करें। कुछ लोगों का मानना है कि हांगकांग शहर में बढ़ती हुई भीड़ भाड़ को देखते हुए यहाँ आने वाले ट्रैफिक को कम करने के लिए ऐसा किया गया। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर ऐसे प्रोजेक्ट पर सैकड़ों करोड़ डॉलर आखिर खर्च ही क्यों गए, जिससे ज्यादातर लोग यूज ही नहीं कर सकते? कहानी में कुछ तो गड़बड़ है भाई। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। सरदार की मूर्ति रह गई अधूरी। क्या आप भी चाहते हैं कि मरने के बाद आपकी एक बड़ी सी मूर्ति बनाई है? मिस्टर वाओ फैक्ट्स जो बनाते थे कमाल की यूट्यूब वीडियोस, सुनकर कितना अच्छा लग रहा है ना। इसी तरह साउथ डकोटा के कस्टर काउंटी में एक ऐसी मूर्ति स्थित है जो इस सपने को एक अलग ही लेवल तक ले जाती है। सन 1877 में मूल अमेरिकी लोगों के एक बहादुर सरदार क्रेजी हॉर्स ने मूल निवासियों की जमीन को अमेरिकी सरकार के कब्जे से बचाने के लिए किए गए युद्ध में लकोटा कबीले का सफल नेतृत्व किया, लेकिन लड़ाई में बुरी तरह से घायल होने के कारण वे शहीद हो गए। घटना के 62 साल के बाद 1939 में तत्कालीन लकोटा सरदार हेनरी स्टैंडिंग बेयर ने वहीं पास में स्थित माउंट रशमोर प्रोजेक्ट पर काम करने का तजुर्बा रखने वाले पोलिश अमेरिकन शिल्पकार कोरचाक जियोल्कोव्स्की को थंडर हेड माउंटेन पर अपने शहीद सरदार की मूर्ति तराशने का काम दिया। माउंट रशमोर जैसे मशहूर प्रोजेक्ट पर काम कर चुका कोई मूर्तिकार भला क्या गलती कर सकता है? ओरिजिनल प्लान के मुताबिक ये मूर्ति 641 फुट लंबी और 563 फुट ऊंची बनाई जानी थी, ताकि आकृति पूरी की पूरी पहाड़ी को कवर कर ले। लेकिन आप जानते हैं आज वर्तमान में और अभी तक यह सब बनकर तैयार हो पाया। पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में सिर्फ चेहरा ही नजर आ रहा, और वो भी 1998 में पूरा हुआ था, यानी प्रोजेक्ट शुरू होने के पूरे 50 साल बाद, और तब से काम अभी भी चल नहीं पाया है। हालांकि कोरचाक ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोशिश की और अपनी जी जान लगाई, लेकिन अफसोस कि उनकी मौत के बाद ये जिम्मेदारी उनके परिवार को मिली, जो शायद इस प्रोजेक्ट को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं थे। इस स्मारक के नाम पर दान में ढेर सारे पैसे वसूल चुके परिवार ने अब तक इस प्रोजेक्ट में कुछ खास योगदान नहीं दिया। और बुरी बात तो यह है कि ये पहाड़ी एक पवित्र दफनागाह हुआ करती थी। जाहिर उन पवित्र स्थलों को तबाह करना, जिन्हें बचाने के लिए उस बहादुर सरदार ने अपनी आहुति दी थी, किसी भी तरह से ठीक नहीं था। लेकिन जियोल्कोव्स्की परिवार ने अपना नाम बनाए रखने और थोड़े बहुत पैसे कमाने के लिए लकोटा कबीले की भावनाओं से वाकई में बहुत बुरी तरीके से खिलवाड़ किया है। नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है। साइलेंट स्टेडियम। दुनिया भर में 350 करोड़ से ज्यादा स्पोर्ट्स के साथ ही कहना गलत नहीं होगा कि फुटबॉल इस दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है। 2014 में जब ब्राजील को फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी करने का मौका मिला तो दुनिया भर से आने वाले दर्शकों को इम्प्रेस करने के लिए वहां कई शानदार स्टेडियम बनाए गए थे, लेकिन उनमें से एक स्टेडियम ऐसा था जिसे देखकर लोग अपना सर खुजाने लगते हैं। अमेज़न के घने वर्षावनों में बसे मनाउ शहर में बनाए गए अरीना डी अमेजोनिया की लोकेशन एक बहुत बड़ा फुटबॉल स्टेडियम बनाने के लिहाज से वाकई बहुत बुरी है। मनाउस को तर से जोड़ने के लिए कोई सड़क नहीं है जहां से स्टेडियम बनाने का बिल्डिंग मटेरियल लाया जाना था, तो सारा का सारा काम अमेज़न नदी के जरिए नाव से भेजना पड़ा, जो कि लागत में बहुत महंगा साबित हुआ। फिर कंस्ट्रक्शन के दौरान इलाके का तापमान इतना ज्यादा था कि मैदान की घास पूरी तरह से सूखकर भूरी पड़ गई, जिसके चलते ही इवेंट ऑर्गेनाइजर को उस हरे रंग से पेंट करना पड़ा। 30 करोड़ डॉलर की लागत वाले किसी स्टेडियम में ऐसी चीजें एक्सपेक्ट नहीं की जाती, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद तो इस स्टेडियम का हाल और भी बुरा हो गया। मनाउस शहर की सबसे बड़ी टीम नेसियोनाल ब्राजील के फुटबॉल आंकड़े में बहुत ही नीचे आती है। इस टीम ने स्टेडियम को अपना होम ग्राउंड बना लिया, पर यहाँ दर्शकों की संख्या 3000 के पास कभी कभी पहुंच पाती है। स्टेडियम की 44,300 की फुटबॉल कैपेसिटी के मुकाबले लगभग ना के बराबर। ये वाकई में लोग इस टीम के जरा भी फैन नहीं, और कभी कभार होने वाले एक ईसाई धर्म संगत के अलावा ये स्टेडियम ज्यादातर खाली पड़ा रहता है। मुझे लगता है ऊपर बैठे भगवान कह रहे होंगे कि इतना सारा पैसा फालतू में बर्बाद कर दिया भाई। बिना काम के रोबोट। हाल के सालों में रोबोटिक्स के क्षेत्र में जबरदस्त तरीके से तरक्की हो रही है। रोबोट्स में से कुछ तो अच्छे होते हैं, कुछ थोड़े काम के होते हैं और कुछ एकदम वाहियात होते हैं। उदाहरण के लिए जापान के योकोहामा में डिस्प्ले किया गया यह विशालकाय गंडम सूट शायद आज तक का सबसे यूजलेस रोबोट है। मशहूर एनीम सीरीज गंडम के RX-782 मेक सूट पर आधारित ये बड़ा सा मॉडल कुल 59 फीट ऊंचा है, और ये
मैं नहीं कह रहा हूँ 25 टन वजन वाले 3 जिराफ जितने बड़ी किसी रोबोट को मूव करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन अगर धरती पर एलियंस का हमला हो जाए ना, तो शो वाले गंडम की तरह ये रोबोट हमारी जरा भी मदद नहीं कर पाएंगे। एक दो कदम आगे बढ़ने और किसी बूढ़ी दादी की तरह कांपते हुए नीचे झुकने के अलावा ये रोबोट कोई खास काम नहीं कर पाता, और ये महज एक बड़े से टूरिस्ट अट्रैक्शन से ज्यादा कुछ भी नहीं है। यानी अगर आप गंडम सीरीज के फैन नहीं है तो आपको इस रोबोट में जरा भी दिलचस्पी नहीं होगी। प्रोजेक्ट की लागत आधिकारिक तौर पर तो नहीं पता, लेकिन टोक्यो में स्थित एक ऐसे ही रोबोट की लागत करीब $1 लाख थी। टोक्यो वाला रोबोट सिर्फ अपना सिर हिला सकता है, जबकि योकोहामा वाला गंडम तो अपना पूरा का पूरा शरीर हिला सकता है। सो जाहिर है उसकी लागत टोक्यो वाले गंडम से कहीं ज्यादा होगी। मुझे तो ये बेकार ही लग रहा है, लेकिन अगर फैंस ऐसे देखकर खुश हैं तो फिर कुछ कहने वाला भैया मैं कौन होता हूँ, है ना। इसके पैसे तुम दोगे? आप भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक हों या विरोधी, पर इतना तो मानेंगे कि 2016 के इलेक्शन कैंपेन में उनके द्वारा किए गए एक वादे का नतीजा वैसा नहीं हुआ जैसा ट्रंप ने सोचा था। जी हाँ, अमेरिका और मैक्सिको की बॉर्डर पर एक दीवार बनाने वाले प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। 1000 मील लंबाई वाली ये नई दीवार मजबूत कंक्रीट से बनाई जानी थी, जिसमें खर्च होने वाले 800 से 1200 करोड़ डॉलर का बिल मैक्सिको सरकार द्वारा भरा जाना था, पर चीजें योजना के मुताबिक नहीं बढ़ रही थी। अब तक दीवार के सिर्फ 450 मील ही पूरे हो पाए, जो ट्रंप द्वारा किए गए वादे के मुकाबले आधे से भी कम है, और उसमें भी सिर्फ 47 मील ही सचमुच नया है। बाकी का हिस्सा वही पुरानी दीवार है जिसे स्टील लगा के मजबूत कर दिया गया। पर जैसा कि आप क्लिप में देख सकते हैं, ये दीवार लोगों को ज्यादा रोक नहीं पाई। जैसे इस बंदे के माथे पर तो पसीना तक भी नहीं आया। भाई अगर आप दीवार वगैरह नहीं फांद पाते तो दिल छोटा ना करें, बस कम ऊंचाई वाले किसी हिस्से पर चढ़कर पार हो जाए। पहुंच गए ना मैडम आजाद लोगों के देश में। दीवार के नए हिस्से कुछ जगहों पर तो इतने कमजोर थे कि घुसपैठियों को सिर्फ उन हिस्सों के गिरने का इंतजार करना था। इस बेतुके प्रोजेक्ट में अब तक कुल 1500 करोड़ डॉलर खर्च हो चुके हैं, यानी दीवार की प्रति मील लागत करीब 32 करोड़ डॉलर है। वहीं कुछ एस्टिमेट्स की माने तो इसके रखरखाव में हर साल 28 करोड़ डॉलर का खर्चा आने वाला है। जहां तक रही प्रोजेक्ट की लागत मैक्सिको द्वारा भरे जाने की बात, तो अब तक मैक्सिको ने एक पाई भी नहीं दी और प्रोजेक्ट में लगा सारा का सारा पैसा अमेरिकी टैक्स पेयर्स का ही लगा है। ये तो वही बात हुई मानो रेस्टोरेंट में 150 साल का कबाब ऑर्डर करने के बाद मेरी गर्लफ्रेंड को याद आया हो कि अपना पर्स तो घर पर ही भूल गई है। कितनी बेवकूफ हो तुम जान। बिना काम का पावर हाउस। अब मुझ पे आला सवार होता है तो ज्यादा 15 मिनट काम करने के बाद मैं बोर हो जाता हूँ, लेकिन जापान के फुकुई इलाके में स्थित मांजू न्यूक्लियर पावर स्टेशन के निकम्मेपन के सामने तो मेरा आलस कुछ भी नहीं है। 1983 में शुरू किए जाने के बाद से पावर हाउस अब तक सिर्फ 1 घंटे की बिजली दे पाया है। जी हाँ, कई दशकों में सिर्फ 1 घंटे की बिजली। 1 घंटे से ज्यादा तो मुझे सुबह उठकर सोने में लग जाते हैं। मांजू अब एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, जिसमें होने वाली रिएक्शन में कुछ बदलाव करके इस्तेमाल हो चुके न्यूक्लियर ईंधन को फिर से बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल करके प्लांट को पर्यावरण के लिए बेहद कम नुकसानदेह बनाने का प्लान था। योजना सुनने में बहुत ही अच्छी लगती है, पर अफसोस की हकीकत इससे कहीं अलग थी। प्लांट के 14,000 अलग अलग पुर्जों में बड़ी बड़ी गड़बड़ियां सामने आई, जिनमें से कुछ तो प्लांट की बेहद जरूरी प्रक्रियाओं को कंट्रोल करती थी। सन 1995 में प्लांट में आग लगी और स्टाफ ने सिक्योरिटी फुटेज को एडिट करके मामले को दबाने की कोशिश की। फिर सन 2010 में रिएक्टर में ईंधन भरने वाली 3.3 टन की एक मशीन रिएक्टर में जा गिरी और ऐसी फंसी की बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। यहाँ तो गड़बड़ पे गड़बड़ हो रही है मेरे भाई। फिर भी किसी तरह करके प्लांट चलता रहा। फिर 2011 में एक भयानक सुनामी आई, जिसकी चपेट में आने के चलते फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और उसके इलाके में रेडिएशन फैलने लगी। इस घटना ने लोगों में न्यूक्लियर प्लांट के प्रति जबरदस्त विरोध पैदा किया, खासकर मांजू प्लांट के खिलाफ, जिस पर सरकार द्वारा 1200 करोड़ डॉलर से ज्यादा खर्च किए जाने के बावजूद रिजल्ट जीरो था। इस हादसे के 5 साल के बाद 2016 में प्लांट को बंद कर दिया गया और उसे ढहाने की इजाजत दे दी गई, लेकिन ये काम पूरा होने में भी 2047 तक का समय लगा और 340 करोड़ डॉलर खर्च होने लगे। यानी इस प्रोजेक्ट में कुल 1500 करोड़ डॉलर और 60 सालों का लंबा समय खर्च होने के बाद भी देश को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जरा विडंबना देखिए, प्रोजेक्ट का नाम बुद्धिमता के बौद्ध देवता मांजू के नाम पर रखा गया था। कोस्टलैंड बना घोस्टलैंड। आजकल मैं पर्यावरण को लेकर काफी सजग हो गया हूँ। चीजें रिसाइकिल करता हूँ, पुराने सामान दान में देता हूँ और अपने आंगन में पेट्रोल से आग भी नहीं लगाता। लेकिन मलेशिया जैसे कुछ देशों को पर्यावरण से जुड़े परिवर्तन लागू करने में बड़ी दिक्कत होती है। साल 2006 में अनाउंस की गई मलेशिया की फॉरेस्ट सिटी को भविष्य के शहरों के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर इमेजिन किया गया था, जिसे जोहोर के तट के पास बनाए गए 4 आर्टिफिशियल आइलैंड पर बसाया जाना था। प्रोजेक्ट की डिजाइन पिक्चर्स में पौधे से ढकी हुई ऊंची इमारतें, बिना ट्रैफिक वाली सड़कें और बिना किसी मेहनत के आपके घर को मेंटेन रखने वाली स्मार्ट टेक्नोलॉजी देखी जा सकती थी।
थी, लेकिन सन 2016 में प्रोजेक्ट का उद्घाटन किए जाने के बाद से ये चीजें योजना के मुताबिक नहीं चल रही हैं। 2019 तक यहाँ स्थित सिर्फ 15,000 अपार्टमेंट्स ही बेचे जा सके, जो 7 लाख के टारगेट के सामने कुछ भी नहीं। और ऑकवर्ड बात है कि इस बड़े से प्रोजेक्ट में सिर्फ 500 लोग रहते हैं। चाइनीज बिल्डर्स ने इस प्रोजेक्ट पर खासतौर पर अमीर चाइनीज सिटीजन्स के लिए बनाया था, ताकि वे अपनी दौलत को देश के बाहर किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकें। लेकिन जब चीन सरकार ने देश के बाहर खर्च की जा सकने वाली रकम पर $50,000 की सालाना लिमिट तय कर दी, तो ये प्रोजेक्ट एकदम से फ्लॉप साबित हो गया। उसी पर कोविड महामारी और मलेशिया में आने वाले राजनीतिक संकट को जोड़ लीजिए और प्रोजेक्ट को चौपट करने की रेसिपी ये तैयार हो गई। इस प्रोजेक्ट में सबसे सस्ते अपार्टमेंट का भी दाम था $1,00,000 से ज्यादा। वहीं मलेशिया में लोगों की औसत आमदनी महज $11,000 है, तो जाहिर है स्थानीय लोग यहाँ कुछ खरीद नहीं सकते। और तो और बेहद पर्यावरण प्रेमी होने के दावों के बावजूद इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन से मलेशिया के तटीय इलाकों को भारी क्षति पहुंची। ये सही है कि पर्यावरण कोई कीमत नहीं लगा सकते हम, कंक्रीट और स्टील के इस ढेर के कबाड़ की कीमत तो लगाई जा सकती है ना। चौंका देने वाले $10,000 करोड़ के पास है ये। क्या इतने पैसे सचमुच होते हैं? वैसे इस प्रोजेक्ट में इंसानों से ज्यादा प्लास्टिक के ये जानवर नजर आते हैं। ये सब जानने के बाद मुझे जानकर बड़ा ही ताज्जुब नहीं हो रहा कि लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदना ही नहीं चाहते। अपार्टमेंट बिल्डिंग लेट गई। अपने लिए एक नया मकान खरीदना बड़ा झंझट वाला काम होता है, जिसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपका पहला फ्लैट शंघाई के लोटस रिवर साइड प्रोजेक्ट में स्थित होता है तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा। 27 जून 2009 को 13 माले वाली ये बिल्डिंग पूरी तरह से धाराशायी हो गई। शुक्र है हादसे के वक्त इस बिल्डिंग में कोई रहता नहीं था, पर अफसोस कि अपने औजार लेने के लिए अंदर गए एक वर्कर को अपनी जान गंवानी पड़ी। अपार्टमेंट ब्लॉक के दक्षिणी हिस्से के नीचे एक अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए गड्ढा खोदा जा रहा था, जिससे निकलने वाली मिट्टी को अपार्टमेंट के उत्तरी छोर पर इकट्ठा किया जा रहा था। धीरे धीरे मिट्टी का बोझ इतना बढ़ गया कि बिल्डिंग की बुनियाद उसे सहन नहीं कर पाई, और ये बुनियाद बिल्डिंग को सीधा खड़ा रखने के लिए बेहद जरूरी थी। और ये बढ़ा हुआ बोझ ना झेल पाने के कारण बुनियाद जवाब दे गई और पूरी की पूरी बिल्डिंग लेट गई। चमत्कारिक रूप से बची इस बिल्डिंग को जरा भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं कि यह हादसा कितना बड़ा हो सकता था। हादसे के बाद प्रोजेक्ट में अपार्टमेंट खरीदने वाले 400 दूसरे ओनर्स अपना पैसा वापस मांगने लगे, जिसके चलते बिल्डर को पूरे $20,00,000 का खजाना भरना पड़ा और इलाके की साफ सफाई के लिए $30,00,000 अलग से खर्च करने पड़े। कचरे का इससे महंगा ढेर तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा भाई। करोड़ों का जहाज गया पानी में। किसी गाने की मेरी फेवरेट लाइन है, मुझे बड़ी बोट्स बहुत पसंद है और मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये MC हाबा की लाइन है, जो वाकई में क्या कमाल के बंदे थे। खैर ये शिप वाकई में बहुत बड़ी, या कह लीजिए सबसे बड़ी थी। ये है कोस्टा कॉनकॉर्डिया, 1,14,000 टन वजन और 950 फीट लंबाई वाला एक मेगा क्रूजर, जिसमें एक बार में 4,000 लोग सवार हो सकते हैं। ये विशाल का जहाज सन 2006 में शुरू हुआ और इसमें $57 करोड़ की लागत आई थी। फिर भी ये महज 6 साल ही चल पाया। सन 2012 में मेडिटेरेनियन सी की एक यात्रा के आखिरी चरण के दौरान ये जहाज इटली के टस्केनी तट के पास एक चट्टान से टकराकर पलट गया। जहाज के कैप्टन फ्रांचेस्को शेटिनी ने टापू के तट पर खड़े लोगों को सलामी ठोकने के लिए शिप को ओरिजिनल रूट से मोड़ दिया। कप्तान को अपने ऊपर भरोसा था कि वे नंगी आंखों से देखते हुए इलाके को पार कर लेंगे, तो उन्होंने जहाज के कंप्यूटर नेविगेशन सिस्टम को ऑफ कर दिया, जो एक बहुत ही बड़ी गलती साबित होने वाली थी। क्रू ने अचानक नोटिस किया कि तट से करीब 1000 फुट पहले किसी चट्टान से टकराकर तेज लहरें उठ रही थी। कप्तान ने फौरन जहाज मोड़ने का आदेश दिया, पर तब तक काफी देर हो गई थी। जहाज तो मुड़ गया, लेकिन सतह के ठीक नीचे मौजूद एक बड़ी सी चट्टान से वो टकरा गया। बचाव दल की भरपूर कोशिशों के बावजूद इस हादसे में 34 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जान का नुकसान होने के अलावा जहाज को फिर से तैरने में पूरे 2 साल लग गए, जिसके बाद इसे 200 मील दूर स्थित जेनेवा के तट पे ले जाकर तोड़फोड़ बना के कबाड़ा बना दिया गया। समंदर की सफाई, जहाज को स्क्रैप बनाने और पीड़ितों को मुआवजा देने की कुल लागत करीब $200 करोड़ के पार पहुंच गई थी। इनमें से तो ऐसी 4 शिप्स आ जाती भाई। ये जहाज कम, कंपनी का पैसा बहाने वाली मशीन ज्यादा लग रही है मेरे को। आर्किटेक्ट थॉमस विल्सन के लिए 1820 के दशक के लंदन में रहना बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा था। इसलिए नहीं कि वहाँ खाने पीने की कमी थी या मौसम खराब रहता था, बल्कि इसलिए कि शहर में लाशों का ढेर इकट्ठा हो रहा था और उन्हें दफनाने की जगह नहीं बची थी। 1770 के दशक के बाद से लंदन में जबरदस्त इंडस्ट्रियल बूम आई और आसपास के इलाकों से लोग शहर में आकर बसने लगे। ज्यादा लोगों का मतलब हुआ ज्यादा लाशें, जिन्हें दफनाने के लिए जरूरी एक्स्ट्रा जमीन के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। लाशों की इस बढ़ती हुई तादाद से निपटने के लिए आखिरकार विल्सन के मन में एक आइडिया आया, किसी ऊंचे पिरामिड जैसे एक बहुत बड़े कब्रिस्तान का। विल्सन ने गणना की, कई मंजिलों वाली कब्र बनाने से 1000 एकड़ में दफना होने वाले लाशों को महज 18 एकड़ में दफनाया जा सकता है। उनके द्वारा प्लान किए गए इस बड़े से पिरामिड ऑफ डेथ में कुल 50 लाख लोगों को दफनाया जा सकता था। इस कब्र की ऊंचाई 90 मंजिल थी, जो कि लंदन की सबसे ऊंची बिल्डिंग द शार्ड 95 मंजिलों या 1000 फीट से थोड़ा ज्यादा ऊंचाई के लगभग बराबर है। इस कब्रगाह की साइड की दीवारें काले ग्रेनाइट से ढकी होती हैं और एक सीढ़ी ऊपर टॉप पे स्थित ऑब्जर्वेटरी तक जाती थी। लेकिन आज के हिसाब से $78.9 करोड़ वाली लागत वाली ये परियोजना उस जमाने के हिसाब से कुछ ज्यादा ही महंगी
लगी थी। साथ ही लंदन के लोग अपने शहर के बीचों बीच स्थित लाशों से भरी किसी ऊंची इमारत के सख्त खिलाफ थे। तो समस्या के हल के लिए सरकार ने कब्रिस्तानों के लिए अलग से जमीन मुहैया करानी शुरू कर दी। सॉल्यूशन तो काफी बोरिंग है, पर शहर के लोग 50 लाख सड़ती हुई लाशों की बदबू झेलने से तो बचे रहेंगे। वैसे अगर ये अनोखी कब्रगाह बनकर तैयार हो जाती तो लंदन को बिग स्मोक नहीं बल्कि बिग स्टिंक यानी बदबूदार शहर कहा जाता मेरे भाई। भ्रष्टाचार की राजधानी। इस साल मैं खूब घूमने वाला हूँ, अच्छा खासा खाना खाऊंगा, नए नए लोगों से मिलूंगा, तरह तरह के शहर देखूंगा, पर एक ऐसी जगह जहाँ मैं कभी नहीं जाना चाहूंगा, जो है म्यांमार की राजधानी न्यायपिताओ। साइज में न्यूयॉर्क सिटी से 8 गुना बड़े होने के बावजूद न्यायपिताओ की आबादी न्यूयॉर्क के मुकाबले 8 गुना कम है। तो शहर के सारे लोग आखिर गए कहीं नहीं, क्योंकि वे यहाँ कभी थे ही नहीं। बता दें कि न्यायपिताओ को हाल ही में साल 2005 में बसाया गया था, जब म्यांमार की मिलिट्री सरकार को डर सताने लगा कि पुरानी राजधानी रंगून पर समुद्र के रास्ते आसानी से हमला किया जा सकता है। नई राजधानी न्यायपिताओ समुद्र से तो दूर है, पर यह जगह रहने के लिए उतनी अच्छी नहीं है। 3000 वर्ग मील में फैले होने के बावजूद इस पर पूरे शहर में सिर्फ एक हाई स्कूल, सिर्फ कुछ दुकानें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना के बराबर है, क्योंकि ज्यादा दुकानें और मार्केट अभी भी पुरानी राजधानी में स्थित है, क्योंकि लोग उसे छोड़कर यहाँ पर आना नहीं चाहते। नतीजा ये हुआ कि 20 लेन वाला ये बेहद चौड़ा सा हाईवे हर वक्त किसी शमशान से सुनसान पड़ा रहता है। खैर ये तो साफ है कि ये नया शहर बसाने के लिए इसके पीछे का असली मकसद क्या था, है ना। शहर में ये जनता के लिए भलाई की कोई सुविधा नहीं है, पर कम से कम यहाँ राष्ट्रपति के लिए 100 कमरों वाला एक महल और पार्लियामेंट के लिए 31 बिल्डिंग वाला एक कॉम्प्लेक्स तो है। इस पूरे शहर को बनाने में करीब $400 करोड़ का खर्च आया था, जो म्यांमार की कुल सालाना कमाई के 5% के बराबर है। यानी जनता को अपनी जेब में से एक ऐसे महंगे प्रोजेक्ट के पैसे भरने पड़े जिनसे उसका कुछ लेना देना नहीं था, और जैसे बस तानाशाहों की शान और शौकत के लिए बनाया गया था। तो बात एकदम सीधी है, मैं ऐसे किसी शहर में अपने कभी भी घूमने का प्लान नहीं बनाऊंगा। चैलेंजर हुआ तबाह। कितने कमाल की बात है ना कि आज जब जेब में पैसा हो तो कोई भी अंतरिक्ष की यात्रा कर सकता है, लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें रास्ते में आने वाली कई बड़ी अड़चनों का मुकाबला करना पड़ेगा। सन 1986 में नासा के चैलेंजर स्पेस शटल ने अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी, लेकिन मात्र 73 सेकंड के बाद ही शटल भयानक विस्फोट के साथ बुरी तरह से जल उठा। अफसोस के हादसे में शटल पे सवार क्रू के 7 सदस्य मारे गए। शटल 10 सालों तक चलने के लिए बनाया गया था, लेकिन सिर्फ 3 सालों में पूरी तरह खत्म हो गया। तो इस मामले में आखिर गड़बड़ क्या हुई? असल में रॉकेट के दाहिने बूस्टर में लगे ओ रिंग्स में कुछ गड़बड़ थी। ये रबर का एक रिंग होता है जो कि बूस्टर में एयर टाइट सील बना के ईंधन जलने से उत्पन्न होने वाले जबरदस्त प्रेशर को अंदर ही रोके रखता है। लेकिन लॉन्च के दिन तापमान बेहद कम होने के कारण रिंग की रबर सख्त हो गई, जिसके कारण एयर टाइट सील ठीक से नहीं बन पाई। नतीजा हुआ कि शटल के उड़ान भरने पर बूस्टर का एक टैंक फट गया, जिसके अंदर मौजूद लिक्विड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लीक हो गई। ये ईंधन बहुत जल्दी ज्वलनशील होता है और देखते देखते पूरा का पूरा शटल आग के हवाले हो गया। ये तथ्य मामले को और ज्यादा गंभीर बनाता है कि नासा के इंजीनियर्स ने 1970 में ही चेतावनी दी थी कि रॉकेट के बूस्टर डिजाइन में थोड़ी सी कमी है, जो ठंडे मौसम में होने वाले किसी लॉन्च के दुर्घटनाग्रस्त होने का कारण बन सकते हैं। लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई और शटल को उड़ान भरने के लिए मंजूरी दी गई। इस हादसे के चलते नासा का स्पेस शटल प्रोग्राम अगले 3 सालों तक पूरी तरह ठप पड़ गया। आज की कीमतों के हिसाब से देखा जाए तो चैलेंजर को बनाने में खर्च होने वाली रकम और हादसे से निपटने में होने वाले खर्चे कुल आंकड़ा $1500 करोड़ के पार पहुंच जाता है। माना कि इस हादसे से हमें भविष्य के मिशन के लिए बहुत बेशकीमती सबक हासिल हुए, पर फिर भी यह घटना साबित करती है कि छोटी सी कमी भी इग्नोर किए जाने पर कितनी भारी हो सकती है। इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर खत्म होता है। इन लोगों से तो मैं एक सैंडविच भी ना बनवाऊं भाई, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो आप जान ही दीजिए। आपके हिसाब से इन सारे प्रोजेक्ट में से कौन सा प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा बेकार था? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर हमें बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।